कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों? आप सब अच्छे होंगे और बाकी मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ बार-बार कि हम आगे से आगे मैं भी यथासमय आपके लिए हमेशा वीडियो अपलोड करता रहूँ और आप भी अच्छी प्रकार से पढ़ाई करते रहें। तो ख़ैर बिना देर किए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आपको पता होगा जैसे हमने 12th कक्षा के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार भारत में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे थे। आपको पता होगा कि 1947 में ज्यों ही देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद विकास की हमारे सामने समस्याएँ थी। उस समस्याओं का समाधान हमने किस प्रकार किया जिसमें हमने योजना आयोग के बारे में भी पढ़ा था। मिश्रित अपनी अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में भी पढ़ा था। तो जैसा कि केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक नियोजित परामर्शदात्री मंडल का गठन किया गया 1946 में और उन्हीं की अध्यक्षता मतलब केसी नियोगी की ही अध्यक्षता की कमेटी की बातों को मानकर आखिरकार 15 मार्च 1950 को हमने योजना आयोग का गठन किया, मतलब पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। अब देखिएगा साथियों, अब मैंने आपको उस दिन बात की थी 3 पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना। आज हम उन 3 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे, इसके साथ ही एक केरल मॉडल को भी पढ़ेंगे और केरल मॉडल के साथ हम एक मतलब श्वेत क्रांति या हरित क्रांति दोनों में से एक चीज़ को आज करेंगे। हाँ, तो चलो चलते हैं। देखिएगा साथियों, मैंने उस दिन बॉम्बे प्लान का नाम लिया था, बॉम्बे प्लान। कौन-सा प्लान? बॉम्बे प्लान। अब देखिए, मैंने क्या कहा था? बॉम्बे प्लान 1944 में। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में। और इसमें कौन-कौन थे? उस समय मैंने रतन जी टाटा। एक का नाम आता है जहांगीर, एक का नाम है पुरुषोत्तम ठाकुरदास और एक है घनश्याम दास बिड़ला। ये हालांकि आपकी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कुछ चीजें अतिरिक्त भी इकट्ठा की है जिससे कि आपको इसे समझने में कोई समस्या नहीं हो। बॉम्बे प्लान 1944 में लेके आए थे, इसके संदर्भ में पहले बात कर ली थी। इसमें कौन कौन से अपने उद्योगपति सम्मिलित थे? ये थे रतन जी टाटा है, जहांगीर है, पुरुषोत्तम ठाकुरदास है और घनश्याम दास बिड़ला है। और भी होंगे लेकिन मुख्य रूप से ये थे अमूमन। तो इन्होंने क्या किया, एक बॉम्बे प्लान लेके आया जिसके तहत भारत में नियोजन के आधार पर किस प्रकार विकास की रणनीति को अपनाना है उसके संदर्भ में विचार किया गया। अब साथियों, अब है अपनी अगली बात है, वो है पहली पंचवर्षीय योजना। आप अपने हाथ में पेन और कॉपी साथ में रखिएगा। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ या जो चीजें लिख रहा हूँ वो साथ साथ में आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा ताकि याद करने में आपको समस्या नहीं आएगी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, जैसा कि आपको पता है लिखा हुआ भी पर पंचवर्षीय योजना ही है। पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। कब से कब तक? 1951 से लगाकर 1956। 1951 से 1956। अब साथियों देखिएगा, 1951 से 1956 और 5 वर्ष इसका समय होता है। पंचवर्षीय योजना से ये तो सीधा पता चल जाता है। अमूमन कभी कभार प्रश्न सीधे ही पूछ लिया जाता है, एक पंचवर्षीय योजना में कितने वर्ष होते हैं? तो एक पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। अब देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना पर सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? सर्वाधिक बल वो दिया गया कृषि पर। किस पर दिया गया? कृषि पर। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में कहा कि अगर कृषि बढ़ेगी, कृषि का अच्छा विकास होगा तो देश का क्या होगा? विकास होगा। लेकिन एक के एन राज नाम करके व्यक्ति है, के एन राज। के एन राज क्या लिखते हैं कि धीरज के साथ, किसके साथ? धीरज के साथ अगले 2 दशकों का विकास, अगले 2 दशकों का विकास। अगले 2 दशकों का विकास किसके साथ होना चाहिए? धीरज के साथ होना चाहिए। किन्होंने कहा है? के एन राज ने। के एन राज ने कहा है कि शुरुआती 2 दशकों का विकास है वो है धीमी गति से होना चाहिए, ताकि आप सबको पता होगा साथियों कि हम भी कोई मान लो कि एक मकान की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो इसमें हमें फायदा होगा। और अगर मान लो हमने 1-2 सीढ़ी छोड़ दी और लांग कर या कूद कर आगे की ओर चढ़ने का प्रयास करेंगे, हो सकता है कि कहीं हमारे पैर में चूक आए, नीचे गिरेंगे तो हाथ पैर सब टूट जाएंगे।
और उसी समय मान कल्पना कर लीजिए कि उस समय अपना देश एक ऐसा विकार युक्त शरीर था, एक उदाहरण के लिए मानव का, कि जो इतना सक्षम नहीं था कि कूद कर ऊपर चला जाए, मतलब तेज गति के साथ क्या कर ले, अपना विकास कर ले, अपने देश में अच्छी-अच्छी योजनाएँ लागू कर ले। तो इसीलिए के.एन. राज ने कहा था कि भई धीरज के साथ क्या करना है, काम करना है। सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया। के.एन. राज ने क्या कहा कि भई धैर्य के साथ अगले 2 दशकों के या धै यहाँ मैंने धीरज लिखा है, किताब में धीमी गति लिखा होगा। और इसके साथ ही साथियों अगली चीज़, इन्होंने क्या किया, भाखड़ा नागल बाँध, भाखड़ा नागल बाँध पंजाब में बना, आपको पता होगा। 1944 से इस पर बातें शुरू हो गई थी। 1944 में पंजाब के राजस्व मंत्री थे। पंजाब के राजस्व मंत्री ने सर छोटू राम जिनका नाम है, ये भी आपको नहीं मिलेगा। पंजाब के राजस्व मंत्री जिनका नाम क्या है, सर छोटू राम। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राजा से बातचीत करके इस भाखड़ा नागल बांध का बनाने का क्या कर दिया, समझौता कर दिया। और फिर ये कब से बनने को शुरू हुआ, 1948 में इसका निर्माण शुरू हुआ, निर्माण प्रारंभ। और इसका उद्घाटन किसने किया, मतलब फाइनल, मतलब क्रिंकेट मतलब कंकड़ पत्थर वगैरह डालकर, वो किया था आपने 17 नवंबर 1956 को, माफ कीजिएगा 17 नवंबर 1955 को। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया। मतलब और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं पंचवर्षीय मतलब भाखड़ा नागल बांध के उद्घाटन करते हुए इसे क्या बताया कि एक चमत्कारित वस्तु बताया। क्या बताया, चमत्कारित वस्तु बताया। अब देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, इसके ऊपर पहला विचार जुलाई 1951 में शुरू हुआ, 1956 तक ये चली। सर्वाधिक बल किसके ऊपर दिया गया, कृषि के ऊपर। के.एन. राज ने क्या कहा, धैर्य के साथ अगले 2 दशकों का क्या हो, विकास हो। और भाखड़ा नागल बांध 1944 में पंजाब के राजस्व मंत्री सर छोटू राम ने किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के राजा के साथ मिलकर इनके मध्य बनाने के मध्य समझौता। 1948 में इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया और 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, कंकड़ डालकर उद्घाटन कर लिया। अब साथियों इनका काम, और इसी के साथ इन्हें क्या बताया, चमत्कारित वस्तु बताया। अब देखिएगा साथियों, ये सारा का सारा काम हो गया। इससे हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारा देश आजाद होने से पहले भी कहीं न कहीं विकास के संदर्भ में काम करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही 1955 तक, कब तक, 1955 तक हमने इसी पहली पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी कॉलेज बनाए। कितने आईआईटी कॉलेज, 5। इसी के साथ पहली खड़गपुर है, लेकिन 5 बनाए थे हमने 1955 पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। और इसी के साथ ही याद रखने योग्य चीज है, 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के जरिए ही उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए या उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए यूजीसी की स्थापना की। किसकी की, यूजीसी की स्थापना। यूजीसी की स्थापना का मतलब क्या है, स्थापना। यूजीसी का मतलब होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। कब, 1956 में। किस योजना के तहत, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। अगर आपको पूछ ले योजनाकार, हालांकि नहीं पूछेंगे, तो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड मॉडल। टोटल पहले इनका कम रखा गया लक्ष्य, लेकिन बाद में इनके लक्ष्य को बढ़ाया गया। जो पेमेंट था वो मतलब कम हो गया, तो बाद में इन्हें कुल 2377 करोड़ रुपए थे। कितने करोड़ रुपए, 2377 करोड़ रुपए की टोटल अनुदान की मांग रखी गई थी इसमें, अंततः 2377 करोड़। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए कि आपको, और इससे इतना डिटेल में तो नहीं है, हालांकि फिर भी अगर आपको पूछ ले तो ये हेराल्ड मॉडल पर आधारित है 2377 करोड़ पर। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि विकास की दर को बढ़ाना, देश में किसकी दर को बढ़ाना, विकास की दर को बढ़ाना। अब देखिएगा, हमारे देश में जितनी भी 12-13 पंचवर्षीय योजनाएं आई है, क्योंकि अब तो पंचवर्षीय योजना बंद हो गई, समाप्त हो गई कहीं न कहीं नीति आयोग के बाद। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना आई है, उन पंचवर्षीय योजना में, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास किए गए, जिसमें शिक्षा को भी रखा गया, जिसमें बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया गया, जिसमें देश के विकास की बात की गई। ये सारी की सारी चीजें प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में रखी गई। तो इसी पंचवर्षीय योजना में भी ये चीजें रखी गई थी सारी की सारी। और विकास की दर बढ़ाना उन्होंने कितना तय किया, 13%। विकास की दर कितनी तय की, विकास की दर मैं यहाँ लिख देता हूँ, विकास की दर, विकास की दर कितनी की थी, 13%।
लेकिन वृद्धि कितनी हुई? 18%। परिणाम कितना मिला? 18%। विकास की दर मतलब 5% जो तय हमने किया था, तय से अधिक जो हमने तय किया, हमने 13% तय किया था, मतलब योजनाकारों ने तय किया था कि मतलब 13% अनुमान है कि 13% विकास दर में वृद्धि होगी, लेकिन उससे बढ़कर क्या हुआ? 18% हुई, मतलब 5% तय से भी अधिक हमें विकास दर में वृद्धि हुई। अब देखो साथियों, कोई भी विकास है तो वो धीरे धीरे गति से होगा। अब हमने पहले पंचवर्षीय योजना में क्या किया? सर्वाधिक कृषि पर बल दिया, और फिर अब सरकार ने अगले वर्ष दूसरी पंचवर्षीय योजना में सोचा। क्या सोचा? उसके संदर्भ देखो। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होती है? दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, वो होती है अपने 1 अप्रैल से। कब से शुरू होती है? 1 अप्रैल 1956 से लगाकर 1961 तक। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हम 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जिक्र करेंगे, हालांकि हमने थोड़ी चीजें पिछले एपिसोड में देखी थी। अब है अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1956 से 1961 तक। ये है अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। इसके योजनाकार कौन है? योजनाकार ये सांख्यिकीविद है। योजनाकार सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। याद रखना साथियों, नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे या लिखोगे तो याद हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस। अब देखिए साथियों, पीसी महालनोबिस में हमने क्या किया कि पहली पंचवर्षीय योजना में विकास की दर को धीमा रखा, लेकिन यहाँ विकास की दर कैसी रखी? विकास की दर तीव्र रखी। क्या रखी? तीव्र। और इसके साथ ही इसमें उद्योगों पर ज्यादा बढ़ावा दिया। उद्योगों पर बढ़ावा दिया। इसमें निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों में किस किस पर ज्यादा बढ़ावा दिया गया? उद्योगों पर बढ़ावा दिया गया। तो देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलती है। योजनाकार सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यहीं से बनता। विकास की दर यहाँ तीव्र थी, पहले धीमी गति से आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा कि नहीं, हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और इसमें उद्योगों को क्या किया गया? पहले में तो कृषि पर ज्यादा बढ़ावा दिया गया और दूसरे में उद्योगों पर बढ़ावा दिया गया। अब साथियों, इसके साथ ही याद रखना, ये भी सफल हुई। ये भी योजना सफल हुई। ये भी योजना क्या हुई? सफल हुई। अब देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना हो गई, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। अब आती है अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर आपको पूछ ले कब से कब तक हुई, तो फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई? 1956 से 1961 तक। और इसके साथ इसके योजनाकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। सर्वाधिक जोर किसके ऊपर दिया गया? तो सर्वाधिक जोर दिया गया उद्योगों के ऊपर, और ये भी क्या हुई? सफल हुई। अब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब मैं जो कह रहा हूं वो पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1961 से 1966। अब मैं जो चीज कह रहा हूं वो ध्यानपूर्वक सुनना। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना देश की पहली पंचवर्षीय योजना है जो असफल हुई। क्या हुई? देश की पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो असफल हुई। असफल हुई। अब देखो, मेरे असफल लिखने का कारण क्या है? इसमें ये कारण है कि जो हमने तय किया था कि भाई ये चीजें या इतने अनुपात में हमें क्या मिलेगा, मतलब मुनाफा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ विकास की दर वापस क्या चली गई? धीमी चली गई नीचे, मतलब धीरे धीरे गिरावट आने लगी। अब गिरावट आने के एक ये भी कारण है, क्योंकि देश अगर जो विकास के तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो जितने पैसे चाहिए थे उस समय हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। और
तो पैसों को बढ़ाने के लिए जैसे कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में हमने बात की, विकास की दर को तीव्र करने के लिए क्या गया, ज्यादा से ज्यादा आयात पर टैक्स लगाया गया, कर, ताकि क्या होगा, आयात पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो आयात आने वाली वस्तुएं, जितनी भी आयात होने वाली वस्तुएं वो महंगी होगी, और देशी वस्तुएं क्या होगी, सस्ती होगी, जिससे देश का धन देश में ही रहेगा, विदेशों में नहीं भेजना पड़ेगा, और लोग विदेशी वस्तुओं को कम खरीदेंगे और देशी वस्तुओं को क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन ये जो ही तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। अब हम सबके मन में या आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अक्सर ऐसा क्या कारण रहा होगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण योजना है साथियों, ये ध्यान रखना, देश की पहली पंचवर्षीय योजना जो क्या हुई, असफल हुई। अब इसकी असफलता के कारण क्या है, तो देखिएगा, असफलता के कारण, असफलता के कारण देखो, सबसे पहला कारण है कि इस पंचवर्षीय योजना में 2 प्रधानमंत्री चले गए, 2 प्रधानमंत्रियों का निधन। क्या हो गया, एक तो 2 प्रधानमंत्री चले गए, कौन कौन से 2 प्रधानमंत्री, देखो, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे कौन थे, पंडित, आपको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को निधन हो गया था। क्यों हो गया था पंडित नेहरू का निधन, उसके संदर्भ में भी अभी हम बात करेंगे। और दूसरे थे अपने, वो थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों प्रधानमंत्रियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इससे भी महत्वपूर्ण कारण एक और है, ये मतलब इसके संदर्भ में अपन डिटेल से अभी अलग से समझ लेंगे। और दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण कारण है 1962 का भारत चीन युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, और इसी के साथ ही 1965, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं। तो पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि 2 प्रधानमंत्रियों का निधन हो गया इसी पंचवर्षीय योजना में। दूसरा कारण क्या है कि 1962 में चीन से क्या हुई, अपनी लड़ाई हुई, जिसमें भारत हार गया। और तीसरा तीसरा है अपना, देखिएगा तीसरा, भारत पाक युद्ध 1965, ठीक है। और चौथा है अकाल, और पांचवा बेरोजगारी, बेरोजगारी तो भी हो सकती है, हाँ? अकाल है, भूखमरी है, बिहार में अकाल पड़ गया था उस समय, ये भी है कारण, बेरोजगारी भी कारण है। अब देखिएगा साथियों, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत देश को 3 प्रधानमंत्री मिले थे, जिनमें से 2 प्रधानमंत्रियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसमें क्या हुआ, इसमें असफलता के कारण क्या क्या थे, पहला कारण तो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, दूसरा कारण 1962 में युद्ध हुआ चीन के साथ, तीसरा हुआ भारत और पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ, और अकाल या भुखमरी थी देश में, और इससे ज्यादा, और पांचवा क्या था, बेरोजगारी थी। अब देखिएगा साथियों अगला, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना साथियों पूरी हो गई थी 1966 में, 1 अप्रैल 1966 को, मतलब एक नई परियोजना, चौथी पंचवर्षीय परियोजना शुरू होनी थी, लेकिन हुई नहीं। 1967, 1968 और 1969 तक, मतलब 67 और 68, इन दोनों सालों में क्या किया गया, एकल मतलब 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गई, और फिर 1969 में वापस पंचवर्षीय योजना क्या कर दी गई, शुरू कर दी गई। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि 1962 का युद्ध, उसके समय कौन प्रधानमंत्री थे, युद्ध में क्या स्थिति रही। 1962 भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, यहाँ हम केवल ये डिटेल पढ़ेंगे कि भारत चीन युद्ध के समय, कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है ज्ञान आधारित, कि 1962 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय हम चीन से युद्ध कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री थे अपने नेहरू जी। अब आप समझ ही चुके होंगे, नेहरू जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और युद्ध में क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी अपनी, पराजय। किस क्षेत्र में लड़ा गया ये युद्ध, नेफा में, NEFA, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एरिया,
ठीक है, नेफा असम के क्षेत्र में आपको पता होगा, हम इसके संदर्भ में भी बात करेंगे। तो 1962 भारत चीन युद्ध, प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। हमारी क्या युद्ध में स्थिति क्या हुई? पराजय हुई, क्योंकि अचानक क्या कर दिया चीन ने? आक्रमण किया। और किस क्षेत्र पे किया? नेफा पर किया, जो आज का असम वगैरह है वहां पर। चलिए साथियों आगे, फिर 1965 में, और इसी के साथ ही नेहरू जी की मृत्यु हो गई 27 मई 1964 को। उसके बाद कांग्रेस के सामने एक नया प्रधानमंत्री आया, देश के सामने एक नया प्रधानमंत्री आया, जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौते के समय, वर्तमान उज्बेकिस्तान में है, लेकिन उस समय सोवियत संघ का एक हिस्सा था। आपको पता होगा भारत और चीन के मध्य जो लड़ाई, माफ कीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो लड़ाई हुई 1965 में, उसके ऊपर समझौता करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के मतलब राष्ट्रपति कह दो या जनरल कह दो, और एक भारत के जो मतलब अपने लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के मध्य। अब साथियों अगली चीज है केरल मॉडल। कौन सा मॉडल? केरल मॉडल। क्या है केरल मॉडल? विकास की दर और नियोजन की दर किस प्रकार बढ़ाई जाएगी, वो केरल मॉडल से हम सीख सकते हैं। विकास की दर में मतलब, एक तो है जन्म दर कम होना, जन्म दर कम, जनसंख्या कम कर रहे हैं हम सब, मतलब भारत सरकार भी यही प्रयत्न कर रही है। नंबर 2, मृत्यु दर दर की कमी, और मृत्यु दर में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों। स्वास्थ्य व शिक्षा में बढ़ावा, स्वास्थ्य और शिक्षा में बढ़ावा। लिंगानुपात, लिंगानुपात में क्या हुई? वृद्धि हुई। और इसी के साथ ही केरल सरकार ने एक और नया कदम उठाया। क्या कदम उठाया? 1987 से 89 तक नव लोकतंत्र आंदोलन चलाया, नव लोकतंत्र आंदोलन चलाया। तो केरल का मॉडल समझ में आ गया। विकास दर और नियोजन की दर को बढ़ाने के लिए केरल मॉडल अपनाया गया। इसमें और क्या, इसमें जन्म दर कम हुई, मृत्यु दर और मातृ शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की कमी है। स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या मिला? बढ़ावा। और लिंगानुपात में क्या हुई? वृद्धि हुई। और इसी के साथ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ावा हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, बीमारों की संख्या कम हुई, पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा, मतलब साक्षर बहुत ज्यादा अधिक हुए। इसी के साथ ही इसके लिए उन्होंने 1987 से 1989 तक नव लोकतंत्र आंदोलन के संदर्भ में बात की। और आपको पता होगा कहीं न कहीं केंद्रीय सरकार ने भी बहुत बार इसका जिक्र किया है कि पूरे देश को क्या करना चाहिए, केरल मॉडल को अपनाकर देश की विकास की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत विकास की स्थिति को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। अब साथियों देखिए, हम अभी बात कर रहे थे बेरोजगारी के संदर्भ में, तो एक सत्यजीत रे के निर्देशन में एक फिल्म बनी। किसके निर्देशन में? पाथेर पांचाली। फिल्म का क्या नाम है? पाथेर, पाथेर पांचाली। निर्देशक कौन है इसके? निर्देशक सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के निर्देशन में एक फिल्म बनी, पाथेर पंचाली। ये गरीब परिवार की फिल्म है, गरीब परिवार की। और देखिएगा मानवता क्या होती है, या गरीबी व्यक्ति को किस प्रकार जकड़न में लेती है, उसके संदर्भ में बताया गया। अब देखिएगा साथियों, क्या बताया गया है उसमें? उसमें ये बताया गया है, एक दुर्गा नाम की बच्ची है, दुर्गा क्या है? बच्ची है, और इसके पिता का नाम हरिहर है। अब देखो कि दुर्गा है, इसके भाई वगैरह है, छोटे बच्चे हैं, हर एक के मन में कोई न कोई लालसाएं पैदा होती है, कोई न कोई इच्छाएं तो पैदा होती है, खिलौनों के संदर्भ में, अच्छे कपड़ों के संदर्भ में, अच्छे मतलब अपने बूट है, चप्पल है, उन सब के संदर्भ में। मतलब हम भी छोटे कोई भी चीज देखते हैं तो हम भी अपने माँ बाप को यही कहते हैं, पापा उसके तुम हमारे भी लाओ, ये करो वो करो। और माँ बाप क्या करते हैं? अपने बेटों की इच्छा पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
तो ऐसा का ऐसा इसी में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ तो क्या है, गरीब है, इनके पास कुछ है ही नहीं हरिहर के पास। तो हरिहर बेचारा क्या करता है, कमाने के लिए बाहर जाता है और उसके पीछे उसका पूरा परिवार क्या करता है, गरीबी से जूझ रहा होता है। लेकिन देखिए, सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि या इस फ़िल्म को मुख्य रूप में ये फ़िल्म क्या दर्शा रही है, उसका दृष्टांत अब यहाँ बताया जा रहा है अंत में, कि जब हरिहर घर आता है, तो अपने बच्चों के लिए जूते-कपड़े वगैरह लाता है और दुर्गा के लिए विशेष तौर से वो क्या लेकर आता है, साड़ी। लेकिन जिस समय वो घर पहुँचता है, तो उसे दुर्गा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि दुर्गा हमेशा-हमेशा के लिए क्या हो जाती है? चली जाती है, अर्थात दुर्गा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखिएगा, ऐसी एक मतलब लोगों के मन में, लोगों को ये दिखाने के लिए भारत में वास्तव में ऐसा है। देखिएगा, आज भी भारत में अनेक ऐसे लोग बैठे हैं, जो झुग्गी-झोपड़ियों में बैठे हैं। हम कभी-कभार आपको पता होगा यात्रा पर जाते हैं या कभी गाँव को छोड़कर शहर में जाते हैं, तो हमें अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जो झुग्गी-झोपड़ियों में बैठे हैं। उनके ना तो रहने का स्थान है, ना नहीं है। आपने सोचा होगा या हम सब ने कल्पना की होगी, अमूमन आपको पता होगा कि कोई ऐसी कल्पना नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें कल्पना करनी चाहिए कि अगर बारिश के मौसम में, अभी आपको पता होगा अब बारिश का मौसम चल रहा है, अब उस समय उन लोगों की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति रही होगी। तो ऐसे लोगों की कहानी बता रही है पाथिर पंचाली। निर्देशक कौन है इसके? सत्यजीत रे। कहीं न कहीं मैं इस फ़िल्म के उदाहरण के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, या हमारे मन में ये विचार पैदा होंगे इससे, कि मानवता क्या चीज़ होती है, वो भी है, और वास्तविक गरीबी क्या होती है। कि देखिए साथियों, कि अगर किसी व्यक्ति के सामने समस्या नहीं आती, तो उस व्यक्ति को क्या पता कि वास्तविक समस्या क्या है। भूखे व्यक्ति को ही पता होता है कि वास्तविक भूख क्या है। अगर कोई व्यक्ति मतलब जैसे कि आपने पिछली किताबों में पढ़ा होगा हिंदी में, कहीं मुझे याद आ रहा है कि भूख मीठी की भोजन मीठा नाम करके कोई तथ्य आता है, कहीं न कहीं कथन आता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जिस समय भूख होती है, उस समय वो कितना भी मतलब सूखा-रूखा भोजन करेगा, तो भी वो स्वादिष्ट लगेगा, और अगर वो भूख नहीं है उसे, तो अच्छे से अच्छा भोजन भी उसे क्या लगेगा? अस्वादिष्ट लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा समस्याओं में कोई व्यक्ति रहेगा, तो उसे पता चलेगा कि समस्याएँ क्या चीज़ है, व्यवस्थाएँ क्या चीज़ है। अमूमन मैं हमेशा उदाहरण यही देता हूँ कि अगर मान लो कि एक पिता है और पिता के क्या है, संतान नहीं है, तो उसे पता होगा कि वास्तविक संतान का दुःख क्या है, बल्कि उस पिता को ये पता नहीं होगा जिनके संतान है, कि संतान का दुःख क्या होता है। तो इसीलिए जितनी समस्याएँ, बाधाएँ, जिसने उन समस्याओं को झेला है, जिसने उन बाधाओं को सहन किया है, उसी को पता होता है कि वास्तविक उन समस्याओं को किस प्रकार से निपटा जाए। अब साथियों, अगली चीज़ है अपनी, ये हो गई। अब अगली चीज़ आज हम बात करेंगे अपने श्वेत क्रांति से। मैं दोनों मैटर ले लूँगा, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, कोई नहीं। ये पहले करते हैं श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जनक कौन है? जनक वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके साथ ही साथियों, ध्यान रखना, इसी श्वेत क्रांति से संबंधित 1970 में भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड चलाया। ऑपरेशन फ्लड। आप अगर आपको पूछ ले ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो क्या बताओगे? श्वेत क्रांति से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। कब चलाया गया? 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका क्या महत्व है? एक तो दुधारू पशुओं की वृद्धि करना, और दूसरा जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, उनको क्या देना? रोजगार। एक तो दुधारू पशुओं में वृद्धि, और दूसरा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार। महिलाओं को रोजगार। गुजरात का एक जिला है, गुजरात का स्थान, कौन सा स्थान है? आणंद। आणंद नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? आणंद। गुजरात का एक जिला है, आणंद है, और वहां एक इसी श्वेत क्रांति से संबंध में एक फैक्ट्री स्थापित की गई है, जिसका नाम है अमूल दूध डेयरी। आपने नाम सुना होगा कहीं कहीं। ठीक है, तो याद रखना, जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं, प्रसिद्ध है। गुजरात का स्थान कौन सा? आणंद है।
अमूल दूध फैक्ट्री बनी हुई है। 1977 में इसी श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसमें दुधारू पशुओं में वृद्धि की गई और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने का प्रयास किया गया, वही गुजरात में। अब देखिएगा साथियों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। किससे संबंधित है? दूध से। अगर कहीं दूध नहीं मिले ऑप्शन में, दुग्ध मिल जाए तो भी सही है, क्योंकि ये तत्सम शब्द है और ये क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, दूध से दू बड़ा है। अब देखिएगा, ये चीजें हैं श्वेत क्रांति। अब अगली है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। हरित क्रांति के भारत में जनक है एम स्वामीनाथन। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? हरित क्रांति। जैसे सबसे ही पता चल रहा है, क्या लिखा? हरित। हरित का मतलब हरा भरा, कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। अब देखिएगा, इसकी बात दूसरी पंचवर्षीय योजना में चल रही थी। हरित क्रांति की बात कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, माफ कीजिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चले गए थे। लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति के पक्ष में बहुत अच्छे झुके हुए थे। आपको पता होगा जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था उन्होंने। भारतीय वासियों को ये भी कहा था कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन उपवास भी रखें, जो क्यों? क्योंकि उस समय देश की अनाज की कमी थी। और हालांकि यही हरित क्रांति है जिसने देश में अनाज को इतना बढ़ावा दिया। अब संपूर्ण भारत में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इनकी सकारात्मकता को हम खंडित नहीं कर सकते कि इसने अच्छा नहीं किया। अब देखिएगा, लेकिन फिर अगले आने वाले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी जी ने इनके ऊपर शोध किया और मतलब इनके विकास के संदर्भ में ध्यान दिया। अब देखिएगा, कृषि से संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन। देखिएगा, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, जनक है एम एस स्वामीनाथन। इसके साथ ही इसका सर्वाधिक विकास हुआ इससे, तो वो हुआ है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी, मैं यहाँ यूपी लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और विशेष तौर से गेहूं की फसल के लिए। किसकी फसल के लिए? गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। हम कैसे कह सकते हैं साथियों, जिस समय 1964-65 में विदेशों से या अमेरिका से हमारे यहाँ गेहूं आ रहा था, हमारे यहाँ अनाज आ रहा था उस समय, लेकिन 1969 तक इसी हरित क्रांति के प्रयासों से या इसी हरित क्रांति के कारण हमने जो अमेरिका से आ रहा था जो गेहूं, उनसे डबल वापस क्या करना शुरू कर दिया? निर्यात करना शुरू कर दिया। ये है हरित क्रांति। कभी कभार आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि, या जैसे कि अब की बार मेरे ख्याल से प्रश्न पूछा है बोर्ड ने कि हरित क्रांति के सकारात्मक कोई 2 सकारात्मक कार्य बताइए, या कोई 2 नकारात्मक कार्य भी पूछ ले, क्या पता। अब देखिएगा साथियों, सकारात्मक सकारात्मक कार्य, पहला क्या है? गेहूं की फसल को बढ़ावा, बढ़ावा, जिस बढ़ावा मिला, ठीक है, बढ़ावा मिला, जिससे देश में अनाज की वृद्धि हुई, अनाज की वृद्धि, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम यूपी, पंजाब और हरियाणा को, हरियाणा के किसानों को
किसानों को इसका बहुत लाभ, बहुत क्या हुआ, लाभ हुआ। किसको हुआ बहुत लाभ, किसका हुआ, हरित क्रांति का। ये तो है पक्ष में। अब विपक्ष में, विपक्ष मतलब नकारात्मक अगर पूछ ले, सकारात्मक तो ये हो गए। अब नकारात्मकता में क्या है, नकारात्मक में नंबर, नकारात्मक प्रभाव, ये तो सकारात्मक प्रभाव थे, ठीक है। अब नकारात्मक प्रभाव में सभी फसलों पर नहीं हुए, केवल एक ही फसल पर। हरित क्रांति पहला नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में पहला है कि सभी फसलों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, बढ़ावा नहीं हुआ, नहीं हुआ। और दूसरा, ये संपूर्ण भारत में कार्य न करके केवल कुछ एक स्थानों पर, कुछ एक स्थानों पर अच्छा प्रभाव दिखा। अब देखो, कुछ एक प्रभावों पर कुछ एक स्थानों पर अच्छा प्रभाव दिखा है, वो कौन से, जैसे अभी हमने लिखे थे, पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो गए साथियों। अब देखिएगा, तो चलते हैं साथियों, इससे आगे हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा है तो, और आपने समय दिया, और आपका समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज मैं साथियों एक और आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें हैं एक बार से याद नहीं होगी, मुझे पता है। आप इन चीजों को 2 बार 3 बार साथ में पढ़िएगा, लिखिएगा, जिससे हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम सब साथ में मिलकर अच्छा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।